अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे ओपन योर फॉर दिस बुक पेज नंबर 117। हम क्या टॉपिक बेटे स्टडी कर रहे थे? हम स्टडी कर रहे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हम पढ़ रहे थे। देर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें से कुछ हमने पढ़ लिए हैं और कुछ हमारे रहते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने फॉसल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम टाइड्स और एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी, ये हमने सब कंप्लीट कर ली थी। आज हमने नेक्स्ट एनर्जी पढ़नी है। पेज नंबर 117 पे बेटे आप आएँ। यहाँ पे है बायोफ्यूल एनर्जी, ये आज मैं स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। इट इज़ दैट एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास, इसको आप अंडरलाइन कर लें। Biomass consists of organic materials such as plant waste, food, animal dung, sewage. Extra sewage is that dirt which is left over after staining dirty water. इसको भी अंडरलाइन करें, बायोमास को भी अंडरलाइन करें। The material can itself be used as fuel or can be converted into other types of fuel. Direct combustion of a method in which biomass, commonly known as solid waste, is burned to boil water and produce steam. This steam can be used to generate electricity. In other words, the rooting of biomass in the closed tank called digester produces methane-rich biogas. In this process, microorganisms break down biomass material in the absence of oxygen. Biogas produced in the tank is piped out and can be used for heating and cooking like natural gas. Biofuels such as ethanol, alcohol can also be obtained from the biomass. It is a replacement of petrol. In this case, bacteria convert into ethanol. हमने जो टॉपिक आज अभी जो मैंने जिसकी रीडिंग की है, डैट इज़ बायोफ्यूल। व्हाट इज़ बायोफ्यूल बेटे? बायो मीन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो वो फ्यूल जो कि हमें लिविंग थिंग से मिल रहा है, ठीक है, वो क्या हमें प्रोवाइड करेगा? बायोफ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब कॉमन देखो, अब मेरी बात पे गौर करो, मैंने क्या वर्ड बोला? बायोफ्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग थिंग से फ्यूल आ रहा है, ठीक है। वो प्लांट्स भी हैं, वो एनिमल्स भी हैं, क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। क्या है? इट इज़ अ एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास। वो एनर्जी जो कि बायोमास से हमें मिलती है। किससे मिलती है? बायोमास से। अब ये वर्ड बायोमास क्या चीज़ है? बायोमास क्या होता है बेटे? कोई भी मटेरियल, जैसे कि प्लांट हैं, वेस्ट फूड है, एनिमल डंक यानी कि एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल और सीवेज, ये तमाम की तमाम चीज़ों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। सीवेज क्या चीज़ है? सीवेज वो चीज़ है जो रिमेन है, लेफ्ट ओवर है, डर्ट है, गंदगी है, वो गंदगी जो कि पानी का कलर चेंज कर देती है, पानी को डार्क कलर में बना देती है। अगर आपने देखा होगा, अक्सर हमारे यहाँ पे सीवेज डिस्पोजल बने होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा वाटर का कलर जो है या तो ग्रीन हुआ होता है या ब्लैकिश कलर जो है वाटर का हुआ होता है। तो वो चीज़ क्या है? वो वाला आपको क्या नजर, वो डैट वाटर इज़ सीवेज, ठीक है। हमने क्या चीज़ पढ़ ली? हमने बायोमास पढ़ी और हमने सीवेज पढ़ा। बायोमास क्या है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें प्लांट्स, वेस्ट फूड, एनिमल डंक और सीवेज जो हैं वो मिक्स होते हैं। उसको क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। बायोमास से जो एनर्जी हमें मिलती है, डैट एनर्जी इज़ नॉन एज बायोफ्यूल एनर्जी, ठीक है। ये मटेरियल को जो है, जो बायोमास है, इससे हम लोग क्या करते हैं? इस फ्यूल को हम लोग डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। कितने डिफरेंट टाइप के? अब 2-3 फ्यूल्स बन रहे हैं इससे। किससे? बायोमास से। पहला फ्यूल जो बन रहा है उससे वो क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि जितना बायोमास है, कॉमनली नॉन एज सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है, जितना ये आपके जो है सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, इनके सीड्स हैं, लीव्स हैं ट्रीज़ के, ठीक है, और जो एनिमल्स का वेस्ट है, ये सारा का सारा बेसिकली इसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? सॉलिड वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड वेस्ट कहते हैं। इस वेस्ट को सारा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है। क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं और इसकी कंबशन करते हैं, इसको जलाया जाता है। जब ये जलता है, ठीक है, तो इसके जलने से क्या होता है?
पर इसके अंदर वाटर डाल के इसको जलाया जाता है। जब इसको बहुत ज़्यादा बेटे हीटअप किया जाता है इस पूरे बायोमास को, तो क्या चीज़ कॉमनली सॉलिड वेस्ट इसको कहते हैं ना, वेस्ट ही है ना सारा जो मैंने आपको बताया। इस वेस्ट को जब बर्न किया जाता है टू बॉयल वाटर, तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। इस स्टीम से क्या करते हैं, इस स्टीम से बेटे वही प्रोसेस है, स्टीम से टरबाइन रन होंगे, टरबाइन से जो है आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। ये तो एक प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस क्या है कि इसी बायोगैस गैस को एक और प्रोसेस भी है जिसको हम लोग कहते हैं रूटिंग ऑफ बायोमास। क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सारा जो है ज़मीन के अंदर एक बड़ा सारा गड्ढा खोद दिया जाता है, बहुत बड़ा सारा, उसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल, उस वेस्ट मटेरियल में जो है आपके जितने भी जितना वेस्ट है, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट, लिविंग क्यों, उसी से बायोगैस बन रही है ना, बायोमास है। बायोमास का मतलब होता है रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें जो है पत्ते हैं, सब्जियों के पत्ते हैं, फ्रूट्स के हैं, और ट्रीज टूटी हुई हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, आपके इवन जो है ना बहुत देर तक अगर जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, सारा का सारा पड़ा रहे और उसकी जो है ना रूटिंग शुरू हो जाए। रूटिंग का मतलब होता है उसका गलना सड़ना शुरू हो जाए, तो वो तमाम का तमाम जो है वो एक बड़े सारे जो है हम लोग एक टैंक में जो है उसको क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और उसके अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, और वो पूरा का पूरा जो बायोमास होता है बेटे वो एक ना गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उस गैस को हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। यहाँ पे अगर आपकी डायग्राम देखो, ये बहुत बड़ा एक ज़मीन के अंदर होल है, इसके अंदर ऊपर एक इन्होंने खुद प्लास्टिक का बनाया होता है, एक बहुत बड़ा जो है ना एक क्लोज टैंक लगाया होता है। इस टैंक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बायोगैस डाइजेस्टर। क्या कहते हैं इसको, बायोगैस डाइजेस्टर कहते हैं। इसके अंदर क्या डालते हैं, इसके अंदर डालते रहते हैं हम लोग सारा अपना बायोमास, जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल है सारा इसके अंदर जाता है, सॉलिड वेस्ट स्पेशली, ठीक है, सॉलिड वेस्ट इसके अंदर जाता है। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये पूरे के पूरे बायोमास को जो है डिकम्पोज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और जब ब्रेक डाउन होता है बायोमास, तो यहाँ पे क्या होती है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है हैवी गैस एक बन जाती है। उस गैस को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं बेटे। और ये मीथेन गैस जो है फिर इसके अंदर एक पाइप लगा होता है, उस पाइप के ज़रिए जो है ये मीथेन गैस जो है यहाँ से निकाली जाती है, रिलीज़ होती है। और ये मीथेन गैस जो है फिर बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए जो है जिस तरह नेचुरल गैस यूज़ की जाती है, उसी तरह ये मीथेन गैस भी जो है ये फिर ऐसे यूज़ की जाती है। बहुत सारे एरियाज़ बेटे ऐसे हैं जहाँ पे अगर सुई गैस नहीं है तो वहाँ पे बायोगैस जो है वो बनाई जा रही है और वही यूज़ की जा रही है। ये तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक हमने पढ़ लिया बायोगैस डाइजेस्टर पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया था जो कि स्टीम प्रोड्यूस हो रही थी। अब एक और चीज़ भी है, बायोफ्यूल भी बन रहे हैं। ऐसे बायोफ्यूल में कॉमन फ्यूल जो है वो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। वो भी हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका दूसरा बायोगैस बन रही है, बायोफ्यूल भी बायोमास ही से बनता है, ठीक है। और इस बायोफ्यूल में कॉमन फ्यूल जो बनता है उसका नाम क्या है बेटे, इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल। और इथेनॉल जो है ये रिप्लेसमेंट है किसकी, पेट्रोल की। पेट्रोल की जगह जो है बहुत सी जगहों पे इथेनॉल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में भी जो है बैक्टीरिया ही इस बायोमास को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि बायोमास ही जो है बैक्टीरिया जो है वो बायोफ्यूल भी बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, और बैक्टीरिया जो है वो मीथेन गैस भी जो है प्रिपेयर कर रहा है। तो ये बेटे हमारा सारा आ गया था। हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में हमने दो, बायोफ्यूल क्या था, बायोमास से जो फ्यूल बन रहा था, जो एनर्जी उससे हमें मिल रही थी, ठीक है। उसके हमने तीन, पहले हमने बना लिया सॉलिड वेस्ट से हमने स्टीम प्रोड्यूस की, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। दूसरा क्या था, हमने क्लोज टैंक में जो है सारा बायोमास डालते रहे, उन क्लोज टैंक्स को हमने बायोगैस डाइजेस्टर कहा था। वहाँ पे बैक्टीरिया जो थे वो डिकम्पोजिशन कर रहे थे और मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। तीसरे में क्या हो रहा था कि बायोफ्यूल बन रहा था जिसमें बैक्टीरिया ही जो है वो बायोगैस को, बायोमास को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये बेटे सारा हमने क्या पढ़ लिया, बायोफ्यूल एनर्जी पढ़ ली। द रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम 1986 Chernobyl
Nobel nuclear accident in Russia affected people, livestock, crops. Although only 31% people died from direct exposure, about 600,000 people were significantly exposed to the fallout. ये आपको रेडियो एक्टिव फॉल आउट लिखा हुआ है कि अगर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस या फॉल आउट वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे एक रशिया की बात हो रही है। रशिया में 1986 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको हम लोग न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहते हैं। तो बेटे जब कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो तो उसकी रेडिएशन से जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वहाँ पे पीपल, लाइफ स्टॉक और जो क्रॉप्स थी, जो लाइफ स्टॉक होता है एनिमल्स, ठीक है, जिसमें आपके बेफलोज, गोट्स, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स आते हैं। इसके अलावा प्लांट्स और ह्यूमन बींग जो है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। अबाउट 31 पीपल जो थे वो तो डायरेक्ट एक्सपोजर से उनकी डेथ हो गई थी, और इतने पीपल जो हैं वो बाद में उनको फॉल आउट का मतलब होता है कि डायरेक्टली उनकी उससे कोई डेथ नहीं हुई थी, लेकिन लोगों को उन रेडिएशंस के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हुए थे, बीमार होना शुरू हो गए थे, इतनी ज़्यादा उनमें बीमारियां आ गई थी, किसी की आईसाइट चली गई थी, किसी की स्किन बर्न हो गई थी। यानी कि रेडिएशंस के आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज, जो जितने हमने एनर्जी सोर्सेज पढ़े हैं इनके इफेक्ट क्या होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, वो सारे हैं। फॉसल फ्यूल इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फॉसल फ्यूल जो है वो कॉमन सोर्स है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। इट आल्सो प्रोड्यूस पोल्यूशन डैट इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ बैडली। ऑन द अदर हैंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। इट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन। इट हैज़ द ओनली वन नेगेटिव पॉइंट दैट इट मे काज वाटर लॉगिंग बाय रेजिंग द वाटर टेबल अंडर द नियर बाय लैंड। द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, etc is pollution free. Only the initial cost is high in the use of these sources. Nuclear energy is very desirable source. It is cheaper and can meet the increasing demand of energy easily. हमने डिफरेंट टाइप की जितनी एनर्जीज पढ़ी हैं उन एनर्जीज का जो है अब एंड पे आपका एक शॉर्ट कम हमारे पास आ गई है। क्या हमने पढ़ लिया? सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताई कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्स है, लेकिन फॉसल फ्यूल वाला जो सोर्स है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी या मैकेनिज़्म जो है वो करना पड़ता है। और फॉसल फ्यूल से जो फॉसल फ्यूल जो है वो पोल्यूशन भी जो है वो फैलाता है और ह्यूमन की हेल्थ पे एक बैड इफ़ेक्ट जो है उसके आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो यानी कि वो एनर्जी जो कि वाटर से प्रोड्यूस होती है, ये सबसे चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे सस्ता सोर्स है एनर्जी का, और ये पोल्यूशन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, वो कौन सा है कि इसकी वजह से जो लैंड का, जो सॉइल का वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि वाटर को हम एक जगह पे स्टोर करना शुरू कर देते हैं ना, उसकी स्टोरी से वाटर का जो लेवल है सॉइल में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग क्रिएट हो जाती है, वाटर लॉगिंग काज हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस हैं। क्या है? पोल्यूशन फ्री प्रोसेसेस हैं बेटे, और इनकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है लेकिन इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कॉमन एग्जांपल सोलर पैनल्स है। सोलर पैनल्स जो हैं वो एक्सपेंसिव है, शुरू में लगाने आपको एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल इनका देखो तो बहुत ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा है। ठीक है, शुरू में आपको एक्सपेंसिव लगते हैं, कॉस्ट उनकी इनिशियल जो है वो हाई होती है, लेकिन इसका यूज़ जो है एक दफ़ा आपको लगाने पड़ते हैं, फिर आपके तकरीबन कोई, अगर आप अपने पूरे घर के लिए सोलर पैनल्स लगा लो ना, एक दफ़ा का ख़र्चा आपका होगा, एक दफ़ा आपको एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह आपके जो 20-25 साल हैं वो आराम से जो है वो इन पैनल्स के साथ जो है वो ईजीली आपके जो हैं वो गुजर जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल सोर्स है, और ये क्या है, ये चीपर सोर्स है, और जो है ये हमारी रूटीन की जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो जो है ईजिली जो है इससे मीटअप हो सकती हैं। लेकिन इन केस अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बेटे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यूज़ की जा रही है वो कौन सी है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पाकिस्तान में जो है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इन यूज़ है। न्यूक्लियर एनर्जी पाकिस्तान में बहुत एक दो जगहों पे ही जो है वो यूज़ हो रही है, ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। क्लियर हो गया? एनर्जी के सोर्सेज जो हैं हमने आज ख़त्म कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है,
अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा है, इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर के साथ ही। द रिसोर्स ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर दे यूज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द अदर हैंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच आर डिप्लीटेड विद द कंटिन्यूस यूज। दो चीज़ें आपको बता दी, दो सोर्सेज हमने पढ़ ली, एक रीन्यूएबल और एक नॉन रीन्यूएबल। पहले आते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि अगर ख़त्म हो जाएं तो दोबारा रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं और दोबारा क्या उनका कंटिन्यूस यूज़ जो है वो उनको ख़त्म कर दे, वो इतना ख़त्म कर दे कि वो हमारे लिए दोबारा बचे ही ना, इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। वंस दे रन आउट दे आर नॉट इजीली रिप्लेस बाय वंस। सोर्सेज सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, solar energy, wind energy, tidal energy, wave energy and geothermal energy are renewable resources। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जब वो ख़त्म हो जाएं तो वो दोबारा से रिप्लेस हो सकें बाय द न्यू वंस, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी सोलर एनर्जी है। बेटे सूरज तो कभी ख़त्म नहीं ना होगा, अल्लाह ना करे। सूरज एक अल्लाह ताला की नेमत है, ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्स है, हर रोज़ निकलता है, हर रोज़ हमें जो है सोलर एनर्जी मिलती है और इंशाल्लाह ता क़यामत ऐसे ही मिलती रहेगी, ऐसे ही है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होते, जैसे विंड है, ठीक है, विंड से विंड एनर्जी मिल रही है हमें, टाइड से टाइडल एनर्जी मिल रही है, जियोथर्मल यानी कि जो अर्थ की अंदर की हीट है उसकी वजह से जो हमें एनर्जी मिल रही है। ये तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने आपको सोलर एनर्जी की एग्जांपल दी, ये तमाम के तमाम रीन्यूएबल हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल और दे आर रिप्लेस बाय न्यू वन। फॉर एग्जांपल स्नोफॉल, रेनफॉल अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि वाटर भी ऐसे ही है, कभी बारिश हो जाती है, कभी जो है स्नो फॉलिंग हो जाती है, वाटर का साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये भी जो है हमारा रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। देयरफॉर वाटर सप्लाई टू द रिजर्वेशन ऑफ डैम फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक विल नेवर and up. Likewise, solar energy will remain unavailable forever. Same is the case with wind and tidal energy. These are not going to run out in future. इसी तरह आपको एग्जांपल दी हुई है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म नहीं होते बल्कि वो कंटिन्यू रहते हैं। जैसे कि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो डैम्स के बारे में एग्जांपल बताई है कि ये सिस्टम जो है चलता रहता है, स्नो बनेगी, ठीक है। वाटर साइकिल अगर आप लोग याद करो कि वाटर जो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वेपर्स बन के ऊपर आते हैं, जब कंडेंसेशन होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेन फिर ज़मीन पे आ जाते हैं। इसी तरह वाटर का साइकिल भी जो है वो कंटिन्यू रहता है और इससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। The remnants of plants and animals buried under the earth took millions of years to change into fossil fuel. These fossils are in limited quantity. Once they are used up, it will take further millions of years to form new ones. Similarly, fuel for the nuclear energy are also limited. As the need of energy is increasing day by day, there is a need to develop other non-traditional renewable energy resources. दूसरे रिसोर्सेज जो हमने पढ़े थे वो कौन से थे, वो थे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि बेटे अगर हम उनको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे कि कॉमन एग्जांपल इसकी फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल्स कैसे हैं कि बेटे जब बहुत प्लांट और एनिमल की जब डेथ हो जाती है और वो बहुत सालों तक जो है ज़मीन के अंदर बरिड रहे तो वो एक फॉसल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये फ्यूल जो है ये एक लिमिटेड अमाउंट तक बना होता है, ठीक है ना। जब इसको हम यूज़ करते हैं तो एक टाइम आता है कि ये फ्यूल ख़त्म हो जाता है, लेकिन नया फ्यूल बनाने में फिर हमें बहुत सारे साल लगते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बायोगैस थी, बायोगैस भी हमने क्या किया था कि हमने सारा बायोमास जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठा किया और जो है फिर उसमें डिकम्पोजिशन हुई बैक्टीरिया की वजह से और उससे जो है वो बायोफ्यूल बना, ठीक है। लेकिन ये भी जब इसको हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि वो रिसोर्सेज एनर्जी के जो के ख़त्म हो जाते हैं और नए बनाने के लिए हमें फिर उनका वेट करना पड़ता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा रीन्यूएबल रिसोर्सेज का और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का, इन दोनों के डिफरेंसेस, इन दोनों की एग्जांपल्स, इन दोनों की डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह से करनी है, ठीक है।
अब जिस तरह बेटे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो एनर्जी की डिमांड भी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अब हमें ऐसे सिस्टम जो हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे कि हम लोग जो है नॉन ट्रेडिशनल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जो है वो आएँ। टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हमने टॉपिक 5.5 ख़त्म कर लिया। एनर्जी रिसोर्सेज हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जितने हमें एनर्जी प्रोडक्शन पढ़े थे मेथड, उन सब के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पर हम इंशाल्लाह अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।